कैसे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों राजस्थान सेवा नियम भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। किसी स्टूडेंट को अगर राजस्थान सेवा नियम के किसी भी नियम में समझने में दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जा करके वो नियम देख सकता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सामान्य वित्तीय लेखा नियम के किसी नियम में समझने में प्रॉब्लम हो तो वो वहां पे जाके देख सकता है। अब दोस्तों अपन अंकेक्षण प्रारंभ कर रखा है। अंकेक्षण के भी अपन ने 3 टॉपिक कर लिए हैं। दोस्तों अंकेक्षण में आपने जितना सिलेबस में और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उसी आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। अंकेक्षण का अपना चौथा टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक जैसे ही समाप्त हो गए इसके बाद में अपने 3 टॉपिक और बचेंगे। ये तो हुई बात। ये दोस्तों मैं पिछले 3 दिन से आपसे रूबरू नहीं हो पाया क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत नासाज थी। अब कुछ तबीयत में सुधार है तो मैं आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। दोस्तों आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समझे उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। दोस्तों अपनी 11 फरवरी को एग्जाम है, ये सब आप सबको पता होगा क्योंकि दोस्तों मेरे से पहले आप सब देखते होंगे नोटिफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा अवेयर कोई और हो नहीं सकता। तो दोस्तों आप सबने देख लिया होगा, नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा, आपके पास ग्रुप्स में सूचना भी आ गई होगी, बहुत सारे ग्रुप से स्टूडेंट जुड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी को आयोजित होगी, अब सितंबर माह में आयोजित नहीं होगी। सरकार ने आगे एग्जाम को क्यों किया है, क्या परिस्थितियां बनी हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और किस प्रकार से आपको अब आगे तैयारी, 5 महीने का समय है, लंबा समय है, तो तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके लिए वापस से आपको एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आवश्यकता इसलिए होगी कि दोस्तों आप अब तक आप तैयारी कर रहे थे वो 45 दिन के आधार पर कर रहे थे, या फिर आप लिमिटेड समय था आपके पास 1 महीना, उसको ध्यान में रखते हुए अब 5 महीने, तो आपको 5 महीने के आधार पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपके लिए शानदार रणनीति भी लेके आऊँगा और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्टूडेंट की जो समस्याएं उन पर भी कुछ बातें करूँगा। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो दोस्तों उससे जो 5 महीने में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है जिसकी मैं रणनीति बताऊंगा आपको, उसमें आपको अगर कुछ पूछना है, आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछना है, तो दोस्तों आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करूंगा बाय नाम नेम। आपका जिस भी नेम से आपने यूट्यूब चलाते हैं उसी नाम से मैं आपको बोलते हुए आपके क्वेश्चन लूंगा एक एक के। तो इस क्लास के नीचे आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें ताकि मैं आपकी जो रणनीति की क्लास आएगी, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स, आपके मन मस्तिष्क में चलने वाले क्वेश्चंस का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा और एक अपने सार्थक चर्चा भी हो जाएगी। और आपकी रणनीति बनाने के लिए, 5 महीने की रणनीति बनाने के लिए एक आपका शानदार मार्गदर्शन करूंगा, देखना दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले अपन आज आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पढ़ते हैं, उसके बाद मैं शाम तक आपके लिए क्लास लेके आऊंगा इन रणनीति के संबंध में। तो दोस्तों आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, दोस्तों इसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आईएससी भी कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। दोस्तों इसका परिचयात्मक रूप से अपने सिलेबस के अंतर्गत डाला गया है, तो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों आंतरिक शब्द आ रहा है, तो दोस्तों आंतरिक का मतलब कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विकास कौन करेगा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित किसके द्वारा की जाएगी, तो दोस्तों प्रबंधक द्वारा विकसित की जाएगी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। इसकी आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों, संस्था के क्या होते हैं, संस्था के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। दोस्तों बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। अपन पढ़ रहे हैं तो अपना भी उद्देश्य है जूनियर अकाउंटेंट बनना किसी भी परिस्थिति और हाल में। तो दोस्तों प्रत्येक संस्था के उद्देश्य होते हैं, बैंक होता है, बैंक के भी अपने उद्देश्य होते हैं, कोई भी संस्था होती है, विद्यालय होता है, विद्यालय के अपने उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में प्राइवेट विद्यालय है तो प्राइवेट विद्यालय का उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है, प्राइवेट विद्यालय का उद्देश्य अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देना भी होता है ताकि उनके स्टूडेंट सब जगह पे ऊंचे मुकाम पर हो, विद्यालय की ख्याति बढ़े, संस्था की प्रसिद्धि बढ़े,
ये भी उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से संस्था के उद्देश्य होते हैं। तो संस्था के उद्देश्यों और क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं। प्राप्त आसानी से हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जाती है। संस्था के उद्देश्य में लक्ष्य प्राप्त आसानी से हो जाए, इसके लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जाती है, प्रबंधकों द्वारा विकसित की जाती है। इसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। अब दोस्तों एक संस्था होती है, उसमें निदेशक है लेखा विभाग। पर मान लो दोस्तों, मान ले क्या समझना है यहाँ पे, ये कोई संस्था है, उसका प्रबंधक है। संस्था के 5 विभाग हैं, 4 विभाग हैं। दोस्तों कोई भी संस्था होती है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे किसी कंपनी में क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, लेखा विभाग है, कार्मिक विभाग है। इस प्रकार से बहुत सारे विभाग होते हैं। अभी क्रय विभाग है तो यहाँ पे क्रय प्रबंधक होगा। विक्रय विभाग है तो दोस्तों विक्रय प्रबंधक होगा। लेखा विभाग है तो लेखा प्रबंधक होगा। और कार्मिक विभाग है, कार्मिक प्रबंधक होगा। अब अपन इनके नीचे कर्मचारी होंगे, जैसे सहायक प्रबंधक, स्टॉक प्रबंधक, इस प्रकार से दोस्तों लिपिक, कार्यालय सहायक, इस प्रकार से दोस्तों सभी विभागों में इस प्रकार से बहुत सारे कर्मचारी होंगे। तो अपन लेखा विभाग में बात करें तो लेखा प्रबंधक होगा, उसके नीचे निदेशक होगा लेखा, इसके नीचे मुख्य लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी संस्था होती है तो दोस्तों इस प्रकार से उसकी प्रबंधन संरचना होती है। जैसे क्रय विभाग होता है, ये अलग से क्यों बनाया, ये इसी प्रबंधक के नीचे सारा काम हो जाता, लेकिन ये अलग अलग क्यों बनाया दोस्तों, कि ताकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत हो, इसलिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, ताकि उस विभाग का पूरा एक व्यक्ति होता है, ये प्रबंधक होता मान लो इन सब का हेड, और ये अलग अलग विभाग नहीं होते, सीधे ये कर्मचारी होते नीचे। तो दोस्तों इसके लिए इन पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए अलग अलग विभाग बना दिए। क्रय विभाग बना दिया। जब अब ये प्रबंधक है, ये केवल पूरे क्रय के मामले को देखेगा, केवल एक क्रय से संबंधित मामले को देखेगा तो अच्छे से देख पाएगा, नियंत्रण भी अच्छे से कर पाएगा और मार्गदर्शन भी अधीनस्थ कर्मचारियों को अच्छे से कर पाएगा। तो ये जो इस प्रकार से व्यवस्था विकसित की जाती है, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहलाती है। ये व्यवस्था विकसित क्यों की जाती है दोस्तों, अब विक्रय विभाग है, इस पे भी कर्मचारी हैं, लेखा विभाग है,
अब लेखा विभाग के कर्मचारी हैं, लेखा प्रबंधक है, फिर निदेशक लेखा है, फिर मुख्य लेखा अधिकारी है, फिर सहायक लेखा अधिकारी है, फिर लेखाकार है, फिर कनिष्ठ लेखाकार है और फिर लिपिक है। इस प्रकार से इसमें कर्मचारी हैं। लिपिक के कार्य को कनिष्ठ लेखाकार चेक करेगा, स्वयं अपना कार्य भी करेगा। इसके कार्य को लेखाकार चेक करेगा, लेखाकार के कार्य को सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार पर मुख्य लेखा अधिकारी का नियंत्रण होगा। निदेशक लेखा अपने इससे नीचे के कार्य को देखेगा, लेखा प्रबंधक है वो इनसे नीचे के व्यक्तियों को देख के कार्य को चेक करेगा। ये इस पूरे विभाग के कार्य को चेक लेखा प्रबंधक करेगा। तो दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया विकसित की गई है, ये क्यों की गई है, इतने व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों की गई है? लेखक कार्य करने का तो एक कनिष्ठ लेखाकार भी पूरा लेखा जोखा रख लेगा, एक लेखाकार रख दें, कनिष्ठ लेखाकार लेखा जोखा तो वो भी रख लेंगे, लेकिन दोस्तों वो दो ही व्यक्ति हैं और उनके कार्य को कोई चेक करने वाला नहीं है, जांच करने वाला नहीं है। तो दोस्तों वो क्या करेंगे? फ्रॉड करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, धांधली करेंगे, पैसे का गबन करेंगे, पैसे खा जाएंगे संस्था के। तो दोस्तों ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अगर संस्था का फ्रॉड करेंगे, संस्था की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो दोस्तों ये सब स्थितियां अगर उत्पन्न होंगी तो दोस्तों संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विकसित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठाया, ये इसके कार्य को चेक करेगा, ये इसके कार्य को, ये इसके कार्य को, ये इसके कार्य को, ये इसके कार्य को। तो एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक स्तर पर क्या हो रही है? जांच हो रही है। तो दोस्तों पकड़े जाने का भय रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ जांच होगी, तो दोस्तों नीचे का कर्मचारी गड़बड़ नहीं करेगा, और गड़बड़ नहीं करेगा तो संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसी को कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। अब ये निदेशक लेखा है, इससे नीचे के कर्मचारी अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो उसके लिए ये स्वयं उत्तरदायी होगा। इससे नीचे के अगर अधिकारी का गड़बड़ करेंगे तो ये अधिकारी जिम्मेवार होगा, इससे नीचे के करेंगे तो ये अधिकारी जिम्मेवार होगा। तो दोस्तों ये स्वयं प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जा रही है, नियंत्रण किया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व तय कर रखा है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसी सिस्टम को विकसित करने को क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कर्मचारी में एक कंपनी में 5000 भी कर्मचारी हो सकते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो दोस्तों इनसे 5000 कर्मचारियों से सही प्रकार से कार्य करवाना, समय पर कार्य करवाना, समय पर संस्था को तरीके से सिस्टम से अनुशासित रूप से चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विकसित किया जाता है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपन पढ़ेंगे। दोस्तों आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। चैप्टर संख्या 4 पढ़ रहे हैं अपन। परिभाषा इसकी क्या दे रखी है? यदि किसी संस्था में मौजूद काम करने की व्यवस्था है, संस्था में मौजूद काम करने की व्यवस्था है जो संस्था के मालिकों, बाहरी व्यक्तियों, ऑडिटर को यह विश्वास दिलाती है कि संस्था में सभी कार्य सही प्रकार से हो रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जिस संस्था में अच्छा होगा, वहाँ कार्य सुव्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा, सही तरीके से काम होगा। तो दोस्तों ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या विश्वास दिलाती है कि संस्था के अंदर सभी कार्य सही प्रकार से हो रहे हैं, संस्था आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। इसी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों इसका उद्देश्य है कि सभी कार्य संस्था में सही प्रकार से हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये इंटरनल कार्य प्रणाली, इंटरनल नियंत्रण प्रणाली पर निर्भर करेगा। जिस संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जितनी मजबूत होगी उतने उस संस्था में दोस्तों कार्य सही तरीके से होगा। तो दोस्तों ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। लेखा जोखा भी सही होगा, फ्रॉड भी नहीं होगा, संपत्ति को नुकसान भी नहीं होगा संस्था की को। तो दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग लेखांकन व्यवहार समिति द्वारा 1987 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके द्वारा जारी किए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 315 के अंदर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की परिभाषा दे रखी है। इस प्रक्रिया से है जिसके अंदर संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत संगठन क्या करता है, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो विकसित किया जाता है इसके उद्देश्य क्या क्या है?
दोस्तों उद्देश्य क्या होगा, कोई कपट नहीं करे, बिल्कुल सही है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित ही क्यों की गई है कि अंदर ही अंदर संस्था के कर्मचारियों द्वारा एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारियों पर नियंत्रण हो, ताकि वो कोई गड़बड़ नहीं करे। तो इसीलिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जाती है। तो आपको ये उद्देश्य याद रखने, अशुद्धियों व कपट को रोकना, वो पकड़ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होता है। दूसरा, संपत्तियों की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही है। कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई संपत्ति का गबन नहीं कर सके, कोई कर्मचारी संपत्ति की चोरी नहीं कर पाए, इसलिए संपत्ति की सुरक्षा करना, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कैमरे लगाए जाते हैं, एक व्यक्ति के कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, चेक किया जाता है, दायित्व तो निर्धारित किया जाता है। इसमें तो संपत्तियों की सुरक्षा करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य है। व्यवसाय में सुचारू रूप से चलाना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य है। उत्तरदायित्व का निर्धारण करना और हर व्यक्ति की जवाबदेही तय करना, यह भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य है। संस्था की निष्पत्ति में सुधार करना, यानी कि कार्यों में सुधार करना, संस्था के कार्यों में वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में वृद्धि करना। दोस्तों एक अंकेक्षक का कार्य क्या होता है, अपन पढ़ के आए हैं कि अंकेक्षक का कार्य वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब विश्वसनीयता में वृद्धि करता है, वित्तीय विवरणों की में सही है कि सही बने हुए हैं वित्तीय विवरण, तो दोस्तों ये अंकेक्षण के कार्य में भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहयोग करती है। संस्था में स्टैंडर्ड्स स्थापित करना, दोस्तों स्टैंडर्ड्स स्थापित, एक परमाप तय कर दिए जाते हैं, नियम तय कर दिए जाते हैं, मानदंड तय कर दिए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य होना चाहिए। वास्तविक परिणामों को स्टैंडर्ड के साथ तुलना की जाती है। जो मानदंड तय कर दिया गया, एक तरह से मानदंड लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्यों से फिर जो प्राप्त हुआ, मान लीजिए आपने जूनियर अकाउंटेंट में ऑडिट में 25 में से 22 क्वेश्चन करने का लक्ष्य रखा, तो ये 22 क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया और आपने 18 क्वेश्चन सही कर पाए, ये आपका क्या हो गया, प्राप्त। तुलना करेंगे स्टैंडर्ड से, परिणाम हो गया। परिणामों की तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे स्टैंडर्ड से कि 22 में से 18 प्राप्त हुए, कितने का अंतर रहा, 4 का। क्यों रहा अंतर, ये कारणों का पता लगाएंगे, भविष्य में विचलनों को रोकेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, तो दोस्तों उनको रोकेंगे। सीमाएं क्या क्या है। अब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में लागत आती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब विकसित करेंगे, एक कर्मचारी के कार्य को दूसरा कर्मचारी जब चेक करेगा, तो दोस्तों आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंदर क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में देखना। अब ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को, अगर मान लो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं हो, तो ये बीच के कर्मचारी रखने की आवश्यकता थोड़ी है। डायरेक्ट लेखा जोखा तो कनिष्ठ लेखाकार और लेखाकार रख लेगा और इसके कार्य को चेक ऊपर वाला एक अधिकारी ही कर ले, लेकिन लेन देन अधिक हो जाएंगे, व्यवस्थाएं, तो ये इतने कर्मचारियों की आवश्यकता थोड़ी होगी। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त कर्मचारी लगते हैं जिनका कार्य यही होता है, कार्य को चेक करना केवल। तो दोस्तों कार्य करना अलग चीज होती है, कोई व्यक्ति कार्य करे और उसको चेक करने वाले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो दोस्तों वो तो खर्चा तो कम आएगा। तो दोस्तों ये हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसमें लागत अधिक आती है, छोटे संस्थाओं के लिए लागत प्रभावी नहीं है। मान ले एक दुकानदार है और वो लेखा जोखा रखता है, एक कर्मचारी उसके पास लेखा, और एक व्यक्ति को उसमें नियुक्त कर दे कि तेरे को इसके काम को चेक करना है बस, तो दोस्तों जब ये व्यक्ति के काम को चेक करेगा तो ये लागत बढ़ रही है, छोटी संस्था के लिए नुकसानदायक है। मानवीय अशुद्धियों से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रभावहीन हो जाता है। ये लाइनें यों की यों मिल सकती हैं दोस्तों वहां पर आपको। मानवीय अशुद्धियों से प्रभावहीन किस प्रकार हो जाता है दोस्तों, कर्मचारी है, मान लो नीचे का कर्मचारी है, ये इसको कहता है कि यार तैने ये गलती कर दी है, तो ये कहेगा सर भूल हो गई, भूल से हो गया, गलती से हो गया। हालांकि ये गलती से नहीं किया, उसने जानबूझकर किया है, उसने पैसे का गबन करने के लिए कोई गलती करता है, पैसे को एक तरह से चोरी करने के लिए गलती करता है और फिर कहता है सर भूलवश हो गया, तो दोस्तों ये प्रभावहीन कर देती है कर्मचारी को। ये कार्रवाई नहीं करेगा इस पे, क्योंकि इसको लगेगा यार गलती से हुआ है इससे, तो ये कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये प्रभावहीनता हो गई। और लगाया इसको किस लिए गया, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा इंटरनल कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, तो दोस्तों ये इसको चेक नहीं करेगा, कह देगा यार चल गलती से हो गया होगा,
तो ये प्रभावहीन कर देती है। मानवीय अशुद्धियों से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रभावहीन हो जाता है। परिस्थितियों में बदलाव होने पर पुराना इंटरनल सिस्टम बेकार हो जाता है। दोस्तों संस्था जितनी बड़ी होगी, जिस प्रकार की संस्था है, जिस प्रकार की संस्था की प्रकृति है, जिस प्रकार का संस्था में उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों पुराना इंटरनल सिस्टम बेकार हो जाता है। मान लीजिए आपकी एक दुकान, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हो आप, और आप पहले क्या करते थे, कहीं से सामान खरीदते थे, फिर सामान पर अपनी मोहर लगा करके बेचते थे। अब आपने क्या किया, उत्पादन भी आप खुद करते हैं, कच्चा माल लाते हैं, सामान भी खुद बनाते हैं, बेचते भी खुद हैं। तो दोस्तों आपकी व्यवसाय की परिस्थितियां बदल गई, और परिस्थितियों में बदलाव हो गया, व्यवसाय की परिस्थितियों में अगर बदलाव हो गया तो पुराना इंटरनल सिस्टम काम नहीं करेगा। अब आपको आपकी संस्था के आकार के आधार पर नया इंटरनल सिस्टम विकसित करना होगा। जैसे अब आप उत्पादन करने लग गए तो वहां पे भी कर्मचारी लगाने होंगे, उनके कार्य की भी जांच करने वाले होंगे, उनकी भी ऑडिट करवानी होगी। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो ये परिस्थितियों में बदलाव होने पर पुराना इंटरनल सिस्टम बेकार हो जाता है, ये भी एक इसकी सीमाएं हैं। कर्मचारी की मिली भगत से होने पर इंटरनल, दोस्तों मान लीजिए अब ये यहाँ पे कर्मचारी हैं दोस्तों, लेखा प्रबंधक निदेशक लेखाकार से मिल जाए और लेखाकार मुख्य लेखा अधिकारी से मिल जाए, ये सारे कर्मचारी मिलकर के फ्रॉड करेंगे तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, फेल हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हिस्सा है और ये सारे मिलकर अगर फ्रॉड करेंगे तो दोस्तों कर्मचारियों की मिली भगत से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रभावहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है इंटरनल कंट्रोल। प्रबंधकों अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है। दोस्तों प्रबंधक है, उच्च प्रबंधक है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेकार हो जाएगा दुरुपयोग करेंगे तो असाधारण प्रकृति के लेन देन होने पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेकार हो जाता है। जो दोस्तों कभी कभी प्रकार के लेन देन है जो कभी कभी होते हैं, ऐसे लेन देनों में भी इंटरनल सिस्टम बेकार हो जाएगा। सभी संस्थाओं के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। संस्था के आकार पर प्रकृति पर, किस प्रकार का व्यवसाय है, कितना बड़ा है व्यवसाय है, उत्पादन कितना होता है, इन बहुत सारी बातों पर वहां का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम निर्भर करता है। तो प्रत्येक संस्था का आकार अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, उत्पादन विक्रय का तरीका अलग होता है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दूसरी संस्था के लिए उपयोगी या आवश्यक नहीं है, एक संस्था का दूसरी संस्था के लिए काम आए ये आवश्यक नहीं है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का दायित्व किसका है, मैंने पहली लाइन में आपको बताया था कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करने का दायित्व प्रबंधकों का है। तो आंतरिक नियंत्रण पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को निर्माण करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लागू करना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रेगुलरली बनाए रखना संस्था के अंदर, ये उत्तरदायित्व किसका है, प्रबंधकों का है। अंकेक्षक को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कमजोर होगा वहां तो फ्रॉड ही फ्रॉड होंगे। दोस्तों अपन जब पढ़ के आए थे सैंपल चेकिंग, सैंपल चेकिंग कब करनी चाहिए, जब इंटरनल सिस्टम मजबूत हो। कमजोर है तो दोस्तों एक एक मद को चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई उनके कार्य को देखने वाला है नहीं संस्था में। तो दोस्तों ऐसे में उन्होंने गड़बड़ जरूर की होगी। तो दोस्तों ऐसी संस्था में, ऐसे मामले में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंकेक्षक क्या करता है, जांच पड़ताल करेगा। फिर वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के संबंध में, अस्तित्व के संबंध में प्रभावी है या नहीं, ऐसा बना रखा है जो इंटरनल सिस्टम कंट्रोल प्रभावी नहीं है तो क्या मतलब उसका वर्ष भर परिचालित होने का पता लगाता है। अंकेक्षक क्या करेगा दोस्तों, ऑडिट करने से पहले संस्था में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है ये चेक करेगा। नहीं तो दोस्तों फर्जी बिल लगा लगा करके संस्था के कर्मचारी संस्था को चूना लगा देंगे। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जांच करेगा कैसा है या नहीं है, प्रभावी है या नहीं है, वर्ष भर इंटरनल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कार्य करता है या नहीं। अंकेक्षक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर उसको कोई कमी मिलती है तो सूचना किसको देगा, प्रबंधकों को देगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को विकसित करना, लागू करना, बनाए रखने का दायित्व प्रबंधकों का होता है। उसमें कमियों को सुधार करने के लिए सीए होता है, ऑडिट करने वाला अंकेक्षण का कार्य सीए द्वारा किया जाता है। ये एक विशेषज्ञ होता है, तो दोस्तों ये सुझाव भी देगा अपने। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, अब आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज आपके लिए शानदार रणनीति बताऊंगा
और जो जो समस्याएं हैं, जो जो मेरे दिल में आपके लिए और सभी के लिए जो मेरे को पीड़ा अनुभव हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। जो भर्ती की एग्जाम आगे की है, उससे क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, एक स्टूडेंट की क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर भी बातें करेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कैसी भी आपकी समस्या है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जब अपन रणनीति की क्लास लेके आऊंगा शाम तक, तो उसमें दोस्तों आपकी सब बातों को मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।